Hello everyone. Today we discuss about the insulation. This is the last topic. So we discuss about the insulation. What is insulation? आपको पता होगा इंसुलेटिंग वायर होता है कि जो जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको हम लोग बाहर से इंसुलेट करते हैं ताकि उसमें उसको कोई टच ना करे, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना रहे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो डक्ट है जिसमें हम लोग का एयर फ्लो करेगा, इसको भी हम लोग इंसुलेट करते हैं ताकि एयर और एटमॉस्फेयर के बीच में हीट का एक्सचेंज ना हो, ना तो वो हीट ले ना तो हीट छोड़े। ठीक है, तो वही इंसुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंसुलेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसुलेशन, any material that retard or offer resistance to the flow of heat through it is known as thermal insulator। ठीक है, ऐसा कोई भी मटेरियल जो रिटार्ड करे, रोके, ठीक है, किसको, या तो रजिस्ट करे किसको, फ्लो ऑफ हीट को। ठीक है, फ्लो ऑफ हीट को अगर वो रिटार्ड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल इंसुलेटर। इंसुलेटिंग मटेरियल हैव एक्सट्रीमली लो थर्मल कंडक्टिविटी। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, और यही थर्मल कंडक्टिविटी डिसाइड करता है कि वो कितना हीट को ट्रांसफ़र कर पाएगा, कितना हीट वो ले पाएगा। पहले तो हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होगा कि इंसुलेटिंग मटेरियल को एयर से, जो एयर हम लोग का पास हो रहा है कंडीशनिंग एयर, उससे हीट को लेना पड़ेगा, तब तो वो इधर ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो वो हीट, थर्मल कंडक्टिविटी उसका कम है, ना तो हीट ले पाएगा ना छोड़ पाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ थर्मल इंसुलेटर, क्या क्या फंक्शन है इसका। पहला क्या फंक्शन है, टू रिटार्ड द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, कि सराउंडिंग के साथ जो फ्लो ऑफ हीट है उसको रिटार्ड करना, रोकने का प्रयास करना, धीरे कर देना। ठीक है, टू मेक पॉसिबल बेटर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इन द रिफ्रिजरेटेड स्पेस, जो रिफ्रिजरेटेड स्पेस है वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने में आसानी होता है। मान लीजिए जहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा वहाँ कंट्रोल कर पाना दिक्कत आएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज हीट का, ऑटोमेटिक एक्सचेंज हीट का अगर हम लोग कम कर देंगे या अब्सोल्युटली बंद कर देंगे तो उस टाइम क्या होगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करना अच्छा होगा। टू मिनिमाइज टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करना। टू प्रिवेंट वाटर वेपर कंडेंसेशन, वाटर वेपर कंडेंसेशन को भी बचाना है, मतलब वाटर वेपर जो उसमें एयर में है वो कंडेंस ना हो जाए अंदर में ही, इससे भी हम लोगों को बचना है। तो हीट एक्सचेंज नहीं होने देना है। टू मिनिमाइज वाटर वेपर ट्रांसमिशन, वाटर वेपर ट्रांसमिशन ना हो, एक्सचेंज ना हो वाटर वेपर बाय मास के थ्रू, है ना, कि वाटर वेपर बाहर निकल रहा है फिर आ रहा है, क्योंकि वो तो गैस है ना, निकल सकता है, तो लीक भी ना हो इसलिए। टू गिव बेटर सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश बेटर होने के लिए भी जो हम लोग का डक्ट होता है वो चूँकि बहुत बड़ा होता है तो पूरी तरह से फिनिश नहीं होता है वो, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे, या फिर बहुत उतना बड़ा सा डक्ट तो नहीं बना सकते कि यहाँ से 100 मीटर तक का दूरी ले जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, छोटा छोटा पीस का डक्ट बना करके उसको जोड़ा जाता है और बड़ा किया जाता है। तो अगर हम लोग इंसुलेटर लगा देंगे तो क्या होगा कि जहाँ पे दोनों कनेक्टेड है, जो मेटल का जो बॉडी है वो दोनों जहाँ कनेक्टेड है वहाँ से कोई भी गैस लीक नहीं करेगा। इसीलिए बोल रहा है कि सरफेस फिनिश करने के लिए टू ऐड टू द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल एंड सीलिंग इटीसी, वॉल और सीलिंग का भी स्ट्रेंथ हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगा उसका, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी उसका बढ़ जाएगा ना, लंबा ज़्यादा दिन तक चलेगा। टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड रिड्यूस नॉइज़, नॉइज़ को भी क्या करता है, कम करता है, और वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। टू रिड्यूस द स्प्रेडिंग ऑफ द फायर एंड फ्लेम इन केस ऑफ फायर हैजार्ड, आग लगने का जो खतरा है उससे भी ये बचाता है कि आग को भी ये फैलने नहीं देता। ठीक है, आग लग भी जाए तो ये उसको फैलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब इसका फंक्शन है, जो भी हम लोग इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं उसका फंक्शन था। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो यही 4 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड थर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या इंक्लूड है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी है, पोरोसिटी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डेंसिटी है, पोरोसिटी, मॉइस्चर है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लो ओडियोर लेवल, है ना, ओडियोर लेवल मतलब सुगंध, है ना, उसमें ज़्यादा कोई सुगंध नहीं होना चाहिए, इनफ्लेमेबल, ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, कॉम्पैक्टनेस मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं छेकना चाहिए,
and surface tension. Yes, these all are the physical properties. An insulating material should have the following physical property. और जो insulating material है उसमें ये सारे physical properties होने चाहिए. First one, it should have low density to decrease its weight. उसका जो density है वो कम होना चाहिए, उसका weight चूँकि कम होगा. Density ज़्यादा हो जाएगा तो weight ज़्यादा होगा. ठीक है. It should not possess its own odor, nor it should pick up odor of other particles placed in the refrigerated space. जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे उसका खुद का कोई भी सुगंध नहीं होगा और वो किसी और का सुगंध को, किसी और का ओडियोर को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, है ना. नेक्स्ट है, इट शुड रजिस्ट मॉइस्चर पेनिट्रेशन एंड शुड नॉट डिटोरेट व्हेन द मॉइस्चर कलेक्ट ऑन इट. कि ये जो है मॉइस्चर पेनिट्रेशन है ना, मॉइस्चर भी इसमें पेनिट्रेट नहीं करेगा, मतलब मॉइस्चर भी, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर भी एयर में नहीं जाएगा, ना तो एयर का मॉइस्चर बाहर आएगा, तो ये मॉइस्चर को भी रोक के रखेगा, है ना. ठीक है. इट शुड रिपेल इंसेक्ट, मतलब ये जो है वो कीड़ा मकोड़ा और भी कुछ भी अगर अंदर घुसना चाहे तो इसको रोक के रखता है. ठीक है. इट शुड नॉट अ फ्लेमेबल, अदरवाइज इट में प्रूव डेंजरस. ये जो है वो फ्लेमेबल नहीं होगा, मतलब आग नहीं लगेगा, नहीं तो ये क्या होगा, खतरा होगा, है ना. अगर क्योंकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक वायरिंग में अगर इसमें आग लगने का खतरा है तो इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ करते करते क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है या स्पार्क करता है तो आग लग सकता है. तो आग लगने का खतरा कम है क्योंकि यहाँ फ्लेमेबल यूज़ नहीं किया जाता है, इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है. नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, तो द केमिकल प्रॉपर्टी इनेबल द इंसुलेशन टू रिटेन इट्स ऑन स्ट्रक्चर. ठीक है. मतलब बहुत ही बैड इन्वायरमेंट में, बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट में भी अपना स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है. मान लीजिए कुछ ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाए और वो मटेरियल पिघल जाए तो वो अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन किया नहीं ना. लेकिन यहाँ जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे उसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो अपना स्ट्रक्चर को रिटेन करके रखेगा, वो पिघल वगैरह नहीं जाएगा. ठीक है. एटमॉस्फेयर का कोई भी कंडीशन हो तो वो सस्टेन रहेगा. एंड ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कोरोसिव टू सबस्टेंस, मतलब इसमें जंग लगने का भी खतरा कम है, उसको बचा के रखता है जंग लगने से. एंड इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज़ टू बी यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, और ऐसा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मस्ट पॉसेज एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू एसिड एंड कोरोसिव गैसेस. जिसमें क्या हो कि एसिड जो है, एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू एसिड, उसमें एसिड का अटैक, और कोरोसिव गैसेस है ना, कोरोसिव गैसेस का भी उसमें खतरा कम होता है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. द इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड जनरली आर हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस. कि उसमें जो है हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में यही आता है कि उसमें क्या हो कि अगर कोई भी उसमें कुरे दे, मतलब रगड़ दे, तो वो खुद से निकल ना जाए. ठीक है. एब्रेशन मतलब वही होता है. एंड हार्डनेस, वो हार्ड होना चाहिए. गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए. द प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड. और ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है ये जनरली हम किस तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं इंसुलेटिंग के लिए, उस पर डिपेंड करेगा. थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आता है थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड कंबस्टिबिलिटी, है ना, कंबस्टिबिलिटी. तो दीज ऑल आर द थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं ये सब. थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. दे आर डिस्कस बिलो. थर्मल कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिटार्ड द फ्लो ऑफ हीट. ठीक है. ये क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या करता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ हीट को रोक करके रखता है, हीट का फ्लो नहीं होने देता, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगा. ठीक है. रिटार्ड द फ्लो ऑफ हीट, है ना, इसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं. और ये जो होता है प्रॉपर्टी होमोजीनियस मटेरियल का है. ठीक है. होमोजीनियस मटेरियल का मतलब है कि इस मटेरियल को कहीं से भी अगर हम लोग कट करेंगे तो सेम डेंसिटी का आपको मटेरियल मिलेगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी. ठीक है. विच चेंज विद द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी. अगर ये जो होमोजीनियस मटेरियल है ना, इसमें जो हीट का फ्लो जो है वो रोका गया है, इसमें हीट फ्लो नहीं होता है. लेकिन अगर हम लोग डेंसिटी चेंज करेंगे तो ये पॉसिबल है हीट चेंज हो सके. ठीक है. तो डेंसिटी हम लोग चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म मटेरियल हमारे पास रहे, हर एक जगह से सेम थिकनेस हो. ठीक है. इट शुड बी लो इन केस ऑफ थर्मल इंसुलेटर. और अगर थर्मल इंसुलेटर रहेगा तो उसमें सबसे कम
कम थर्मल कंडक्टिविटी होगा उसका, ठीक है। हीट कैपेसिटी, इट इज़ द इसेंशियल मेजर ऑफ हीट एब्जॉर्ब फॉर ए सर्टेन टेम्परेचर राइज एंड शुड बी कॉन्कोर्डेंट विथ द यूज। क्या बोल रहा है, हीट कैपेसिटी का मतलब है एक ऐसा क्षमता जिससे क्या हो कि कोई भी मटेरियल हीट को एक्सेप्ट करके एब्जॉर्ब कर ले उसको, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख ले, और हीट जब उसमें बढ़ जाएगा तो उसमें कुछ कुछ परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का मटेरियल नहीं होना चाहिए, खासकर वैसे मटेरियल जो फर्नेस में इस्तेमाल होते हैं उस तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो जो है थर्मल कंडक्टिविटी फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड, है ना। लो थर्मल कैपेसिटी, ठीक है, लो थर्मल कैपेसिटी उसका सबसे कम होना चाहिए, किसका, जो फर्नेस में यूज़ होता है, फर्नेस में जो यूज़ होता है उसका थर्मल कैपेसिटी जो है वो सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड, उसमें ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स टेम्परेचर चेंज का नहीं चाहिए, ये नहीं कि टेम्परेचर चेंज हुआ और तुरंत से वो अपना परिवर्तन हो जाए। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, इट इज़ द मेजर ऑफ रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ टेम्परेचर राइज। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब है कि जब हम लोग का जो हीट जो है ना, उसमें टेम्परेचर का राइज किस तरह से हो रहा है इंसुलेटिंग मटेरियल का, ठीक है। मान लीजिए जैसे ही हम लोग हीट देंगे उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे तुरंत बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहिए ना हम लोगों को। तो इट इज़ द मेजर ऑफ रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ टेम्परेचर राइज इन ए इंसुलेटिंग मटेरियल व्हेन सर्टेन हीट एनर्जी इज अवेलेबल एट वन ऑफ इट्स सरफेस, कि ये नहीं कि एक सरफेस साइड में मान लीजिए हीट अगर मिल रहा है किसी एक सरफेस साइड में और वहाँ से वो हीट को एक्सेप्ट करे और उसका टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन मतलब सडन उसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाए, ऐसा हम लोगों को नहीं चाहिए। उसके बाद है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी मतलब इट इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लैश पॉइंट, स्मोक इंडेक्स, फायर पॉइंट etc टू रिड्यूस फायर हैजार्ड एट द लो कंबस्टिबिलिटी इज़ नेसेसरी। कंबस्टिबिलिटी मतलब होता है आग लगने का क्षमता, और हम लोग चाहते हैं कि आग लगने का क्षमता सबसे कम हो ताकि हम लोग को बाद में कोई भी फायर हैजार्ड वगैरह का कोई खतरा ना हो, ठीक है, ये नहीं कि बाद में चल करके हम लोगों को प्रॉब्लम हो। उसके बाद जो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें अब कौन कौन सा रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो थर्मल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, उसको हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी बोलेंगे। केमिकल स्टेबिलिटी चाहिए, फिजिकल स्टेबिलिटी चाहिए, लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर होना चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए, ओडियोरलेस होना चाहिए, कोई भी सुगंध नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड शॉक, वाइब्रेशन और शॉक का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल, पोरस एंड फिब्रस टेक्सचर, इकोनॉमिकल इन इट्स इनिशियल कॉस्ट, और सस्ता मिलना चाहिए। तो दिस ऑल आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है ना, रिक्वायरमेंट और डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। तो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर एंड इनऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर, दो टाइप का डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर एंड इनऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर। ऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर में कॉर्क है, कॉटन वूल है, रबर है, सो डस्ट है, रिस्क हस्क है, ये सब भूसा जिसको कहते हैं ना वो सब है, राइस हस्क, ये जो सॉ डस्ट है लकड़ी का चूर है, पॉलिस्टर है, पॉलीस्ट्रीन है, यूरेथीन है, ठीक है, फेनोथ्रीम है, ये दिस ऑल आर द ऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर। और इनऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर में ग्लास वूल है, स्लैग वूल, सिरामिक प्रोडक्ट्स है, एस्बेस्टर्स है, दिस ऑल आर द इनऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर। द कॉर्क वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, कॉर्क जो है वो बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है लंबे समय के लिए, कॉर्क। विथ द एडवेंट ऑफ ग्लास वूल, मिनरल वूल, एक्सपेंडेड पॉलीस्ट्रीन, polyurethane etc, cork is rarely used these days. The physical properties of commonly used insulating material are given in table. Okay, तो इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे अच्छा जो हो गया इंसुलेटिंग मटेरियल वो क्या हो गया, कॉर्क हो गया, ठीक है, कॉर्क। अब हम लोग देखते हैं हर एक का प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है और उसका क्या क्या ये सब जितना भी दिया हुआ है डेंसिटी आपको गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर रेंज, है ना।
तो ये सारा डेटा आपको गिवन है, आपको जिनका भी डेटा चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हम कॉर्क के बारे में यहाँ चूँकि आपको दिखा होगा कि कॉर्क जो है ये काफ़ी यूज़ होने वाला बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल में आता है और ये सबसे लंबा चलता है। तो आप एक कॉर्क हो गया, प्लास्टिक हो गया, देखिए यहाँ पॉली थर्मोकॉल हो गया, है ना, जो पॉलीइथिलीन, ये सारा का आपको ग्लास वूल, ये सब का कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है। आप इसको आराम से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं और ये मैं शेयर भी करूँगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप जिनको भी मिले आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉर्क के बारे में देखिए, यहाँ प्रॉपर्टी लिखा है कि कंप्रेस्ड एंड मोल्डेड इनटू अ रिजिड ब्लॉक। इसको हम लोग कंप्रेस्ड और इसको मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करना का मतलब क्या होता है कि इसको पिघला करके किसी भी सांचा में डाल करके एक हार्ड मटेरियल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, रिजिड ब्लॉक। उसके बाद लाइट बट स्ट्रॉन्ग, ये हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है। कैन बी कट इजली विथ अ सॉ, और सॉ जो होता है हेक्सा ब्लेड वगैरह से हम लोग इसको काट सकते हैं। रजिस्ट वाटर बट अलाउ रिलेटिवली हाई रेट ऑफ वाटर वेपर ट्रांसमिशन, ये जो है ये वाटर को रजिस्ट करता है लेकिन वाटर वेपर को ट्रांसमिट होने देता है, ठीक है, रिलेटिवली हाई रेट ऑफ वाटर वेपर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो कॉर्क का है। उसी प्रकार से ग्लास वूल का भी कुछ प्रॉपर्टी है। फिर थर्मोकॉल्स का भी प्रॉपर्टी है कि कैन बी कट इजली विथ सॉ, है ना, सॉ से कट सकता है, लाइट वेट होता है, अलाउ रिलेटिवली लो वेपर ट्रांसमिशन, वेपर ट्रांसमिशन नहीं होने देता ये, अवेलेबल एट रिजिड बोर्ड, ठीक है, हार्ड भी होता है। तो इस तरीके का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है, आप इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर करूँगा। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो है कि प्रिकॉशन ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड लेइंग आउट ऑफ द थर्मल इंसुलेशन, कि थर्मल इंसुलेशन लगाने समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जहाँ भी हम लोग को इंसुलेशन लगाना होता है उसको पूरी तरह से साफ़ करना होता है और उसमें जो भी डर्ट या डिब्रीज है या फिर सीमेंट का कुछ भी लेप लगा हुआ है तो उसको हम लोग को हटाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा कि उसमें हम लोगों को एक सॉल्वेंट लगाना होगा जो एंटी कोरोसिव पेंट है ना, जैसे कि कोई पेंट हम लोग का ऐसा जो कोरोजन ना क्रिएट करे उस तरीके का पेंट लगाना होगा और उसके बाद में जा कर के इंसुलेशन करना होगा, ठीक है। ये सारा इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक मेरा जो सरफेस में हम लोग को लगाना है इंसुलेशन वो जब तक पूरी तरह से ड्राई ना हो तब तक हम लोगों को नहीं लगा सकते हैं, जब तक वो पूरी तरह से ड्राई ना हो, ठीक है। और इंसुलेशन लगाने से पहले हम लोग और भी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि प्रेशर के बारे में, जितना भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है उन सबको पहले ही मतलब प्री टेस्ट किया जाता है, पूरा डक्ट को एक बार प्री चेक किया जाता है, कहीं भी फॉल्ट ना हो, केमिकल फॉल्ट वगैरह ना हो, मैकेनिकल फॉल्ट मतलब कंस्ट्रक्शन फॉल्ट वगैरह ना हो, इन सब बातों का पहले ही हम लोग एक इंस्पेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद हम लोग थर्मल इंसुलेशन करते हैं। ओके, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये पूरा आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग जो भी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो था पहले हम लोग जो कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। ऐसे तो इस बार एग्ज़ाम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन ज़रूर होगा, बट फॉर फ्यूचर आप अपने अगर आप बीटेक करते हैं या हायर डिग्री अगर आपको मन है तो रेफ्रिजरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, बिकॉज आपको ये बीटेक में भी पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एमटेक करते हैं तो एमटेक में भी इससे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से आपका एमटेक होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग ड्यू पॉइंट वगैरह, वेट बल्ब टेम्परेचर वगैरह, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सब से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हम लोग का है, जो साइकोमेट्री चार्ट से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करें। मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल वीडियो में सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। ओके, तो थैंक यू। फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं।